हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कनेक्टर्स के इंट्रोडक्शन को लेकर बात करी। अपने फर्स्ट पार्ट में समझा कनेक्टर्स क्या हैं, किन को हम कनेक्टर्स कहते हैं, प्रीपोजिशन हो गया, हमारा कंजंक्शन हो गया। उसके बाद हमने उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है सेंटेंस के अंदर। अब सेकेंड पार्ट के अंदर हमने इनको थोड़ा और जो है ब्रॉड फॉर्म में पढ़ा, या फिर हम बात करें थोड़ा इनको और डीप डाउन के। यानी इसका कहने का मतलब ये है इस बात का कि हमने समझा कि अगर हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पढ़ चुके हैं तो हमें कनेक्टर्स में उनको दोबारा पढ़ने की क्यों हमें ज़रूरत पड़ी। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। वहाँ पर आपको 3 एग्जांपल्स दिए थे, जो तीनों एग्जांपल्स अपने आप में एक एग्जांपल के अंदर 2 स्टेटमेंट थी और हमने उसको प्रीपोजिशन के साथ भी कनेक्ट किया था, हमने उसको कंजंक्शंस के साथ भी कनेक्ट किया था, और हमने बताया कि जब आप कंजंक्शन के साथ कनेक्ट करोगे तो कौन से कंजंक्शंस यूज़ करने हैं। यानी बात होती है सारी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता है सेंटेंस का, तो आप वहाँ पर प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और कंजंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब दोनों में क्या अंतर है, कब आप प्रीपोजिशन कर सकते हो, कब आप कंजंक्शन यूज कर सकते हो, तो इसको लेकर भी हमने चर्चा करी। कंजंक्शन दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ेगा, प्रीपोजिशन रिलेशनशिप बताएगा मेन सेंटेंस का दूसरे वर्ड्स के साथ। वह रिलेशनशिप किसी लोकेशन का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, रीजन का हो सकता है, और कोई और रिलेशनशिप भी बता सकता है जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब जब हम आपस में सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे थे, दो सेंटेंसेस को आपस में हमने कनेक्ट करा, तो हमने देखा कि कुछ कंजंक्शंस अपने आप में एक मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे कोई रीजन की बात करेगा, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करेगा, कोई कॉज एंड इफेक्ट बताएगा, तो ऐसा है तो वैसा है, राइट, ये होगा तो वो होगा, राइट, इस तरीके से भी बात करेगा। तो यही जानने के लिए कि कौन से कनेक्टर्स किस तरीके की बात करेंगे, यानी ऐसे कुछ हमारे प्रीपोजिशंस भी होंगे, कंजंक्शंस भी होंगे जो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे, सेम कुछ हमारे अलग प्रीपोजिशंस होंगे, कंजंक्शंस होंगे जो दूसरा मीनिंग कन्वे कर रहे होंगे। तो हमने क्या करा, उनका एक ग्रुप बना लिया और उन ग्रुप को हमने कैटेगराइज कर दिया कि ये प्रीपोजिशन और जो कंजक्शन है एक्स को मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, ये वाई मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, हम उस मीनिंग पे बात करने जा रहे हैं, यानी हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे बात करने जा रहे हैं। हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है, उस कॉन्टेक्स्ट से हम प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में उन सेंटेंसेस को समझेंगे, उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। अगर कोई एरर आती है तो किस तरीके से एरर आती है और उसको ठीक कैसे किया जाता है, ये भी हम सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम किन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं, जो आज के ऊपर चर्चा की जाएगी वो होगा कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। तो पहला कैटेगरी आता है हमारे कनेक्टर्स का, कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। फिर कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स की कितने टाइप्स हैं, राइट, कंजंक्शन है हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन में भी कितने टाइप हो गए, किन किन को हम कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस में रखेंगे, किन वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस में रखेंगे, वो सब हम आने वाले लेक्चर में और अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट वन था, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, हमने दोनों का अंतर समझा, दोनों का स्ट्रक्चरल समझा कि किस तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं और क्या रूल्स उनके साथ यूज किए जाते हैं। हमने इन चीज पे भी बात करी। अब बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी, सबसे पहले बात आप वर्ड्स पे ही जाओ। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि आप इधर चल रहे हो तो कोई आपके अपोजिट चल रहा है, यानी विरोधाभास, जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। अब इनका मतलब क्या होता है, यानी अब एक छोटा सा, एक बहुत फेमस पैराडॉक्स है, डायमंड वाटर पैराडॉक्स। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम इसको वाटर डायमंड पैराडॉक्स कहते हैं। ये कहता है कि सबसे ज्यादा मनुष्य के लिए, मनुष्य का मतलब है पूरी ह्यूमन लाइफ की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए सबसे ज्यादा बेशकीमती क्या है, डायमंड या वाटर। तो हम, अगर किसी के पास डायमंड ना हो तो भी वह जिंदगी जी रहा है, लेकिन अगर किसी के पास पानी नहीं होगा, क्या वह सरवाइव कर पाएगा? नहीं। तो हमारे लिए सबसे बेशकीमती क्या है? वाटर, राइट, राइट। वाटर सबसे हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगर मैं वैल्यूएबल की बात करूं, राइट, हमारी लाइफ के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए वैल्यूएबल है। साइंटिस्ट भी बाहर जाके क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या इस प्लेनेट पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रह पाएगा, यानी जो H2O है वो अपनी लिक्विड फॉर्म में रह पाएगा। तो वाटर इज वैल्यूएबल फॉर लाइफ,
राइट। लाइफ के लिए वाटर वैल्यूएबल है, लेकिन कॉस्टली क्या है? डायमंड। हुआ ना? जो सबसे वैल्यूएबल है वो सबसे सस्ता है, और जिसका कोई वैल्यूएबल नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए, यानी किसी के पास डायमंड हो या ना हो, वो अपनी लाइफ जी सकता है, उसे कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी के पास पानी नहीं है, क्या वो लाइफ जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, उसको तकलीफ आएगी। राइट। वाटर आपको पता है हमारे लिए सबसे ज़रूरी इसेंशियल, ऑक्सीजन, वाटर, इनके बिना तो लाइफ नहीं है। फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन तीन चीज़ों के लिए तो लाइफ, इन तीन चीज़ें रहेंगी तभी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो यही पैराडॉक्स है, यानी ये विरोधाभास हो गया कि जो सबसे सस्ता, जो सबसे ज़रूरी है वो सबसे सस्ता है, और जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है वो सबसे महंगा है। राइट। तो ये, इसको बोलते हैं हम पैराडॉक्स। ये हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती है। कुछ इसी तरीके से हमारे यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कनेक्टर्स आते हैं, यानी दो आपस में अपोजिट सेंटेंसेस को, यानी जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, उनको कनेक्ट करके जो रखते हैं वर्ड्स, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। तो ये जो वर्ड का नाम कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर, जैसे कनेक्टर्स तो हमारे प्रीपोजिशन कंजंक्शंस हो गए, तो इनको हमने कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों बोला? क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। यानी ये जो दो स्टेटमेंट्स रही हैं, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी रही हैं, और इनको जो वर्ड कनेक्ट कर रहे हैं वो अपने आपस में उन्हीं वर्ड्स को हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स बोल दिया। Right. So contradictory characters are often referred to as a contrastive or adversative connectors or words or phrase. तो इसका मतलब वही है जो आपस में अपोजिट मीनिंग, अपोजिंग और कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन को पकड़े हुए हैं। They help in balancing or showing the difference between two statements, ideas or concepts within the sentence or between सेंटेंसेस। तो अब कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन। हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस क्या होते हैं, इनके क्या टाइप होते हैं, उनको कवर करने के बाद कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, किस तरीके से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, और इनके क्या टाइप होते हैं। राइट। सो सबसे पहले आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस क्या होते हैं? अब बेसिकली कंजंक्शन का मतलब वही है जो दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो दोनों क्लॉजेस हैं वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, यानी ये इधर जा रही है तो ये इधर जा रही है, और बीच में कंजंक्शन जो इनको पकड़े हुए है उसको हमने कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन का नाम दे दिया। राइट। सो कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन ऑल्सो नोन एज, इसको हम बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। Are words used to connect clauses or sentences that express contrast or opposition, यानी जो एक दूसरे के विरोधाभास की बात करते हों, ऐसे दो स्टेटमेंट्स या क्लॉजेस को पकड़ के जो वर्ड्स रखते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन है तो क्लॉजेस होंगी, बिना क्लॉज, कंजंक्शन सिर्फ क्लॉज के लिए आता है, यानी सब्जेक्ट वर्ब हर एक के पास होगा। अगर क्लॉज है तभी कंजंक्शन है, और ये क्लॉज कैसी होगी? कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, इसीलिए इस कंजंक्शन का नाम कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन रख दिया गया। सो दे आर एसेंशियल फॉर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज दैट आर कॉन्ट्राडिक्टरी और इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। तो ऐसे आइडियाज जो आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हों, उनको कनेक्ट करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस का यूज करते हैं। सो ये 12 टाइप आपके कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस होते हैं। कौन से? दो, although, even though, even if, even then, but, however, nevertheless, yet, still, nonetheless, on the contrary। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में समस्या है तो ये जो वर्ड है ना, ये एक आपने अगर मुहावरा सुना होगा, जब आप बोला जाता है कि जख्म पे नमक छिड़कने वाला काम, वो ये वर्ड्स करते हैं। जब आप रीडिंग करते हैं किसी भी पैसेज का, और जहां आपको नेवरदीलेस दिख गया, नॉनदीलेस दिख गया, हाउएवर दिख गया, इवन दो हो गया, ऑन द कॉन्ट्ररी हो गया, येट आ गया, आपको बड़ा तकलीफ होता है कि अब इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड क्यों यूज हुए। अब आपको पता है ये कंजंक्शन तो है, लेकिन क्यों यूज हो रहे हैं? जहां पर आपको ये वर्ड्स यूज होते हुए दिखाई दे गए, समझ जाइएगा वहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी वो ऐसी दो बातों को जोड़े हुए हैं जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इस कंट्री के पास बहुत सारा पैसा है फिर भी यहाँ के लोग गरीबी में जीते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, यानी इस देश के पास पैसा भी है और लोग गरीबी में भी जी रहे हैं, ये तो बात समझ में नहीं आई।
अगर पैसा होता ज़्यादा, अगर इसके पास पैसा है तो लोग को तो खुशहाल जीना चाहिए, अमीर होना चाहिए, गरीब क्यों है? तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। अब एक बात करी थी हमने पिछली क्लास में, तो वह धनी है, यानी उसके पास, यानी वह अमीर होने के बावजूद भी ज़रूरतमंदों की मदद नहीं करता है, यानी उसके पास पैसा है लेकिन फिर भी वो ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर रहा है। ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, राइट? तो इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास ये 12 कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस होते हैं। ये मैं कंजंक्शंस की बात कर रहा हूँ, प्रीपोजिशंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दो, although, even though, even if, even then, but, however, nevertheless, yet, still, nonetheless, on the contrary, इनका मीनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का है। इनमें थोड़ा बहुत ही मीनिंग में अंतर आता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि कहाँ पर दो यूज होगा, कहाँ पर ऑल दो यूज होगा, कहाँ पर इवन दो यूज होगा, कहाँ पर इवन ऑफ होगा, कहाँ पर हाउएवर होगा, कहाँ पर नेवरदलेस होगा। ये हमें यूज सीखना है। बाकी इनका मीनिंग आम तौर पर सेम ही रहेगा जो हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस का मीनिंग होता है, राइट? तो हम शुरुआत करते हैं दो के साथ, राइट? तो इसको हम क्या रीड करेंगे? दो, मीनिंग ऑफ दो। सो दो हमारा सबसे पहली बात एक कंजंक्शन है, और कैसा कंजंक्शन है आपको पता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है। तो दो क्या काम करेगा? इंट्रोड्यूस अ क्लॉज, ऐसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा या ऐसी क्लॉज को बताएगा जो एक्सप्रेस करेगी क्या? कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन विद द मेन क्लॉज ऑफ द सेंटेंस। अब आपको मैं दो चीजें बता देता हूँ, एक होती है हमारी मेन क्लॉज, राइट, और एक होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? तो और दो, एक होती है हमारी डिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है हमारी इंडिपेंडेंट, दो डिपेंडेंट भी हो सकती हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, राइट? इट ऑल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेंटेंस, किस तरीके का सेंटेंस है ये सब उस पर डिपेंड करता है, राइट? ये हमने कंजंक्शन के अंदर गए हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को लेकर, जो हम इन 12 कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस के अंदर पढ़ेंगे। So ये इंडिकेट करेगा that despite the fact or idea presented in the introductory clause, the main statement still holds true। यानी जो आपकी मेन सेंटेंस के अंदर जो आपको आइडिया है, तो और जो आपने दूसरी सबऑर्डिनेट मैं कहूँ क्लॉज लिया, या फिर आपने जो दूसरा क्लॉज लिया वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, राइट? essentially दो is used to show that the second part of the sentence। तो दो हमारा क्या करेगा? मेन क्लॉज में आपने कुछ एक्सपेक्ट किया होगा कि सडनली कुछ हमें अगर ऐसा है तो ये जाने, यानी फॉर एग्जाम्पल उसने बहुत मेहनत करी, नहीं उसके मैं उसके मेहनत करने के बावजूद, अब आपने सोचा उसके मेहनत करने के बावजूद या उसके बहुत ज्यादा पढ़ने के बावजूद वह फेल हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। उसने बहुत ज़्यादा पढ़ा, वह फेल क्यों हो गया? क्या पता साइंस का पेपर था, वो मैथ्स पूरी रात मैथ्स पढ़ता रहा, ये भी हो सकता है। हमें बात थोड़ी ना पूरी बताई गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन आप ये देखिए, उससे उसके पढ़ाई करने के बावजूद या उसके मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह फेल होगा, लेकिन अगली स्टेटमेंट में बावजूद अपने साथ क्या जोड़ के लिया है? वह फेल हो गया। यानी मेन सेंटेंस ने आपको ने पढ़ा और आपको आइडिया हुआ कि एक पॉजिटिव आउटकम देखने को मिलेगा, लेकिन सडनली आपको एक नेगेटिव आउटकम देखने को मिल गया, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। वही दो का काम होता है कि सरप्राइज करेगा और अनएक्सपेक्टेड आउटकम करेगा इन लाइट ऑफ द फर्स्ट पार्ट, राइट? अब आगे हम एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे। यूजेस क्या है दो के? दो का यूज होता है कि कॉन्ट्रास्ट और अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को बताएगा, राइट? जो दो भी आइडियाज हैं, राइट, और उसको आप कहाँ पर यूज कर सकते हो? उसको बिगिनिंग में, मिडिल में, एंड में, उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। कैसे यूज करेंगे हम ये देखेंगे। जैसे यूज टू इंट्रोड्यूस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट कॉन्ट्रास्ट विद द मेन क्लॉज। तो अगर हमने इसको स्टार्टिंग में करना है, तो देखिए जो भी दो के साथ, अब मैं आपको बता देता हूँ, जो कंजंक्शंस के साथ, राइट, जो कंजंक्शंस के साथ क्लॉज आती है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, राइट? और जिस क्लॉज के साथ कंजंक्शन नहीं होता, जिस क्लॉज के साथ कंजंक्शन नहीं होता, वो हमारी मेन क्लॉज होती है, राइट? अगर दो के साथ कोई स्टेटमेंट आ गई, वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। तो ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यू वर्क, तो मेन क्लॉज क्या है? ही कंटिन्यूड वर्किंग,
वह काम करता रहा, बावजूद इसके वह थका हुआ था। राइट, तो ये जो बावजूद उसके कि वह थका हुआ था, यानी थके होने के बावजूद भी वह काम करता रहा। राइट, ही कंटिन्यूड द वर्क, वह काम करता था या फिर कर रहा था, जो भी है, ही कंटिन्यूड वर्किंग। किसके? दो ही वॉज टायर्ड। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, कि वह थक भी गया था लेकिन उसके बाद भी उसने काम किया। राइट, तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होगी। जैसे मान लो आपने उम्मीद करी थी कि थकने के बाद वो क्या कर सकता है, रेस्ट कर सकता है, बट रेस्ट नहीं किया, उसने काम किया। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। तो जब आप इसको स्टार्टिंग में रखोगे दो को, तो यानी वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर रही है। अगर आपने इसको मिडिल में कर दिया, मिडिल का मतलब क्या है? अब देखिए, दो स्टार्टिंग में लगा दिया आपने, मिडिल में, अब मिडिल का मतलब क्या है कि आपने पहले मेन क्लॉज लिख दिया। ही कंटिन्यूड वर्किंग, वह काम करता रहा, दो ही वॉज वेरी टायर्ड, बावजूद उसके वह बहुत थका हुआ था। तो देखिए यहाँ पर दो ही वॉज वेरी टायर्ड, ही कंटिन्यूड वर्किंग, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, मिडल में भी रख सकते हैं इसको। यानी आपने पहले मेन सेंटेंस रख दिया या मेन क्लॉज रख दी, उसके बाद आपने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया दो को, सबने अपनी सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ। राइट, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आपने दो के साथ इंट्रोड्यूस करा के उसको प्लेस कर दिया। इस स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको एंड ऑफ द सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो often used informally to add the contrasting though at the end of the, it was a bit expensive though. Right, so आप मेनली जो इसको यूज करोगे स्टार्टिंग में और फर्स्ट ही यूज करोगे। सो इन कंसेसिव क्लॉजेस, जैसे कि यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंसेशन acknowledging a point but diminishing its significance in light of the main clause। एग्जाम्पल के तौर पे अब इसको देखते हैं, ये क्या बात हो गई, क्या ऐसा बोल दिया। दो द वेदर वॉज बैड वी हैड अ ग्रेट टाइम। देखो, खराब मौसम होने के बावजूद भी हमने अच्छा समय बिताया था। राइट, सो यूज टू इंट्रोड्यूस अ कंसेशन acknowledging a point but diminishing its significance in light of the main। यानी हमने उस पॉइंट को एक्नॉलेज किया। किस बात को एक्नॉलेज किया? कि मौसम खराब था। राइट, अब उसका जो सिग्निफिकेंस है वो कम हो गया, डिमिनिशिंग इट्स सिग्निफिकेंस, यानी मौसम खराब को लेकर हमने कुछ ज्यादा हाई तौबा नहीं करा, यानी हमने उसको इतना बड़ा नहीं बनाया। और हमें कैसे पता चला कि हमने उसको ज्यादा ब्लो अप नहीं किया, हमने उसको ज्यादा बड़ा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने आगे जो मेन क्लॉज में क्या लिखा, वी हैड अ ग्रेट टाइम। अरे मौसम खराब था तो कोई बात नहीं, हमने तो अच्छा समय बिताया। सो आपने बात कर दी है कि आपने एक्नॉलेज कर दिया कि मौसम खराब था, लेकिन हमने अपना अच्छा समय बिताया था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसी कोई कंसेसिव क्लॉजेज है, कंसेसिव क्लॉजेज का मतलब है कि आपको फर्क नहीं पड़ा उस कंडीशन से, आपने अपना काम किया, लेकिन आपने उसको थोड़ा बताया कि हाँ ऐसा भी कुछ था, लेकिन हमने अपना काम किया, हमने एंजॉय किया, हमने अच्छा समय बिताया। तो इस तरीके की क्लॉजेस को भी आप दो के साथ कनेक्ट कर सकते हो। आगे देखिए, मैंने आपको लास्ट जब 12 बताए थे, दो, ऑल दो, इवन इफ, ऑन द कॉन्ट्ररी, हाउ एवर, नेवर दिलेस, नन दिलेस। तो इसमें बट और इसके अंदर मैंने आपको इवन दो भी बताया। जब दो से पहले आप इवन लगा देते हो तो ये दो का और ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन हो जाता है, यानी ये और ज्यादा इम्फसाइज करेगा इस बात पे। यानी इट वॉज रेनिंग, इवन दो इट वॉज रेनिंग द परेड कंटिन्यूड। तो देखा होगा जैसे हो जाता है कभी रिपब्लिक डे पे जाते हो या फिर आप 15 अगस्त पे देखते हो कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वो मानसून का टाइम होता है अगस्त। तो बारिश बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी जो परेड है वो कंटिन्यूड रहती है। तो ये होता है कि बहुत, इवन दो का मतलब यहाँ पर हो गया कि जो इट वॉज रेनिंग मतलब हैविली, हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। राइट, रेन्स कैट एंड डॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होना। इवन दो इट वॉज रेनिंग द परेड कंटिन्यूड, जो परेड थी वो होती रही थी। राइट, वो कंटिन्यू रही। नेक्स्ट, इन कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस। तो जब आप कंपैरेटिव की बात करो तो आप कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस में भी दो का इस्तेमाल कर सकते हो। समटाइम यूज्ड इन कंपैरिजन टू इंडिकेट अ स्लाइट कंसेशन। तो हम स्लाइट कंसेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। शी डिड वेल ऑन द टेस्ट, उसने टेस्ट में अच्छा करा, दो नॉट एज वेल शी वाज टोल्ड, उतना नहीं जितना उसने सोचा था। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो ना कॉन्ट्राडिक्टरी की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको क्यों सेपरेटली कनेक्टर्स को डील करा, क्योंकि आपके मन में ये होता कि दो सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन की बात करेगा। नहीं,
ऐसा नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है सेंटेंस का। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो दो वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर इस एग्जांपल को देखिए, शी डिड वेल ऑन द टेस्ट, उसने टेस्ट में अच्छा किया, राइट, उसने टेस्ट में अच्छा किया, दो नॉट एज वेल एज शी होप्ड, यानी जितना उसने सोचा था उतना अच्छा नहीं किया। मान लीजिए उसने सोचा था मैं 95% लाऊंगी, लेकिन वो 93 ले आई। 93 हालांकि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसने 95 एक्सपेक्ट किया था, यानी जो उसने एक्सपेक्ट किया था उतना तो वो नहीं लाई, लेकिन उसने अच्छा किया। तो ये कंपैरिजन की बात हो रही है उसके होप में और उसने जो किया, राइट, वहां पर भी हमने दो को एज अ कंजंक्शन यूज किया। अब दो का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, दो का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि दो को आप सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब जब भी कंजंक्शन की बात होगी, चाहे वो कोई भी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हो, उसका कोई भी ग्रुप हो, कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉज एंड इफेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। कंजंक्शन हमेशा दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। एक कंजंक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक। अगर एक कंजंक्शन की बात कर रहे हैं तो वो दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा, राइट, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा जिसका एक अपना सब्जेक्ट और वर्ब होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, राइट। ये कंजंक्शन का एक ये यूनिवर्सल रूल है, कंजंक्शन यही काम करेगा। अब दो कहाँ पर यूज होगा, ऑल दो कहाँ पर यूज होगा, आगे यूज होंगे या पीछे यूज होंगे सेंटेंस के, किस तरीके से यूज होंगे हम ये देख सकते हैं। अगर आप इसको बिगिनिंग में शुरू करना चाहते हो तो दो के साथ हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा जाएगा, देन कॉमा करने के बाद आप मेन क्लॉज, दो इट वाज रेनिंग वी डिसाइड टू गो फॉर अ वॉक, यानी बावजूद इसके बारिश हो रही थी, हमने डिसाइड किया कि हम वॉक के लिए जाएंगे, राइट। सो ये आपकी क्या हो गई, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गई आपकी मेन क्लॉज, राइट। अगर आप इसको मिडिल में यूज करना चाहते हो तो मेन क्लॉज हो गया। अब मिडिल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपने, मिडिल का मतलब है कि आपने पहले मेन क्लॉज को रख दिया, फिर दो के साथ आपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे, वी डिसाइड टू गो फॉर अ वॉक, हमने वॉक पे जाने का डिसाइड किया, दो इट वॉज रेनिंग, बावजूद इसके बारिश हो रही थी, राइट। एट द एंड, देखिए हिंदी में जब भी आप बोलोगे एक ही मीनिंग जाएगा, इंग्लिश में बस स्ट्रक्चर बदल रहा है मीनिंग। अब देखिए एंड में क्या हो गया, आपने मेन क्लॉज रख दिया और ये जो क्लॉज है ना इसके साथ लास्ट में, वी डिसाइड टू गो फॉर अ वॉक, इट वाज रेनिंग, दो तीनों ग्रामेटिकली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट, और दो को मैंने आगे भी यूज करा सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ही यूज करा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को मैंने अगर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ तो वो आपका फर्स्ट हो गया, राइट, बिगिनिंग हो गया सेंटेंस के। अगर मैं मेन क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को दो के साथ इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस हो गया। मैं मेन क्लॉज लिख दे रहा हूँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख दे रहा हूँ, देन लास्ट में आपने दो यूज कर दे रहा हूँ, तो वो आपका क्या हो गया, एंड ऑफ द सेंटेंस। तीनों में कॉमन बात क्या थी कि दो का हमने जो यूज किया वो हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ यूज करा, ना कि मेन क्लॉज के साथ। तो याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ ही आप कंजंक्शन का इस्तेमाल करोगे। अब इनके साथ क्या, दो के साथ कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें ध्यान देना चाहिए, कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए दो को यूज करते समय। पहली बात होगी कॉन्ट्रास्ट इंट्रोडक्शन, राइट। दो इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया टू द मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज के अपोजिट विरोधाभास वाली बात करेगा अगर कोई स्टेटमेंट, तो वो दो के साथ आएगा। दो इट इज रेनिंग द गेम विल कंटिन्यू, बारिश हो रही है फिर भी गेम चालू रहेगा, राइट। पोजीशन, अब आप इसकी पोजीशन भी देख सकते हो, बिगिनिंग में भी यूज कर सकते हो। अगर आप बिगिनिंग में यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कैन बी प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉज विच कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लॉज। व्हेन वी वेंट आउट दो इट वाज अ रेनिंग, ये आपका मिडिल हो गया। अगर आप इसको दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी वेंट आउट इट वाज रेनिंग, तो राइट, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। जब भी आप एक क्लॉज को खत्म करेंगे, दो के साथ आपने एक क्लॉज को फिनिश किया, अगर आप उसको पहले यूज कर रहे हो, दो ही वॉज लेट, तो कॉमा के साथ आप मेन क्लॉज को बताओगे। अगर आप लास्ट में यूज कर रहे हो तो मेन क्लॉज के बाद आप कॉमा लिखोगे, जैसे मेन क्लॉज कॉमा दो, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज फुल स्टॉप, दो सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉमा मेन क्लॉज, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, राइट। या फिर मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज दो फिर फुल स्टॉप, इनफॉर्मल एंडिंग,
जैसे इट इज एक्सपेंसिव, इट इज गुड दो, राइट? ये एक्सपेंसिव है, इट इज गुड। अब ये कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कैन बी यूज एंड ऑफ द सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट करने के लिए आप एंड ऑफ द सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो। राइट, ये कॉज एंड इफेक्ट के लिए यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। डू नॉट यूज दो फॉर शोइंग कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट के अलग कनेक्टर्स होते हैं, उनको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। ही पास द टेस्ट दो ही डिड नॉट स्टडी मच, तो राइट, ही पास द टेस्ट। अब यहाँ पर हमने क्या यूज करा, दो इज करेक्ट एज इट इज कॉन्ट्रास्ट नॉट एक्सप्लेन द कॉज। तो यहाँ पर हमने बोला ही पास द टेस्ट, बावजूद उसके कि उसने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी ना, कि उसने टेस्ट पास भी कर लिया और उसने कोई पढ़ाई भी नहीं की, ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की। तो यहाँ पर ये रीज़न नहीं दे रहा है, वाई ही पास दिस टेस्ट बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी मच, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। कम पढ़ने से वो थोड़ी ना पास हुआ है। या फिर वो बात कर सकते हैं कि ही पास द टेस्ट बिकॉज ही रेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये रीज़न हो गया। लेकिन हमने इस बात को इस तरीके से बोला, ही पास द टेस्ट दो ही डिड नॉट स्टडी मच, उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। और ये मेन सेंटेंस देखिए, ही पास द टेस्ट, इसके कॉन्ट्रारी, इसके अपोजिट बात हम क्या बोल रहे हैं कि उसने ज़्यादा नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट को नहीं बताया है हमने, कॉन्ट्राडिक्टरी बात करी है, राइट? सो डबल नेगेटिव्स नहीं आएंगे। इंश्योर नॉट टू क्रिएट अ डबल नेगेटिव अनइंटेंशनली, दो ही रियरली स्टडीज ही परफॉर्म्स वेल, राइट? अब देखिए, दो ही रेयरली स्टडीज ही परफॉर्म्स वेल, तो दो अलग अलग बातें हो गई ना। दो ही रेयरली स्टडीज, बावजूद उसके वो कभी कभार पढ़ता है, वह अच्छा पढ़ गया। दो ही स्टडीज, राइट, रेयरली स्टडीज, राइट। अब इसको कॉन्ट्राडिक्टरी बात आपको नहीं करनी है। एग्जाम्पल ऑफ दो, कॉन्ट्रास्टिंग टू आइडियाज। अब देखिए, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स बात कर लेते हैं। अगर दो आइडियाज में आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होगा तो किस तरीके से यूज होगा। दो ही वॉज नर्वस ही गेव एन एक्सीलेंट स्पीच, उसके नर्वस होने के बावजूद भी उसने एक्सीलेंट स्पीच दी। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये भी एक सब्जेक्ट और क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और दो यूज हो गया। ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी और ये हमारी मेन क्लॉज होगी। ही डिसाइडेड टू बाय द ड्रेस दो इट वॉज अ बिट ओवर हर बजट, उसके ओवर में यानी वो जो ड्रेस थी उसके बजट के बाहर होने के बावजूद भी उसने ड्रेस को खरीदने का डिसाइड किया। अब दो आप क्लॉजेज एट बिगिनिंग, बिगिनिंग में भी यूज करें। दो इट वाज रेनिंग हैवीली द आउटडोर इवेंट कंटिन्यूड प्लान्ड, दो द मूवी रिसीव्ड पुअर रिव्यूज आई फाउंड क्वाइट एंटरटेनिंग, राइट, क्वाइट एंटरटेनिंग। ही वाज क्वाइट बिजी विद वर्क दो, अब ये ही ऑलवेज मेक्स द टाइम फॉर हिज फैमिली। तो राइट, दो क्लॉज एट द एंड, एंड का मतलब होगा कि आपने मेन क्लॉज के बाद यूज करा है, राइट, मेन क्लॉज के बाद। अगर आप सेंटेंस के एंड के बाद यूज कर सकते हो तो यहां पर भी दो लगा सकते हो। द सॉल्यूशन वॉज सिंपल दो इट लुक अस इट टुक अस आवर्स टू फिगर इट आउट, राइट। क्योंकि देखो, द सॉल्यूशन वॉज सिंपल, जो सॉल्यूशन था वो बहुत सिंपल था, इसके बावजूद भी उन्हें घंटों लग गए इसको आंसर ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर एंड का मतलब है कि मेन क्लॉज के एंड में, ये मेन क्लॉज के एंड में, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, दो शी हैड लिटिल एक्सपीरियंस शी हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल, उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, बावजूद उसके कि उसे कम एक्सपीरियंस था, उसने क्या करा, अपनी जो सिचुएशन थी उसको अच्छे से संभाला। ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर दो ही हैड सम रिजर्वेशन अबाउट द कंपनी। तो आप ये देख रहे हो, कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को कनेक्ट करने के लिए ही हमने दो को यूज करा। दो द टास्क सीम्ड इजी, राइट, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट, बावजूद इसके वो जो टास्क था वो बहुत इजी लग रहा था, इजी दिखने के बावजूद भी वह बहुत समय ले गया कंप्लीट करने के लिए टास्क। दे वेंट कैंपिंग दो दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, यानी बावजूद इसके कि वो आउटडोर एक्टिविटीज पसंद नहीं करते थे। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है कि, देखिए, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लाइकिंग समथिंग, अगर आप किसी चीज को पसंद करते हो या कुछ अच्छा लगता है आपको करने में, राइट। नॉट फॉन्ड ऑफ का मतलब है नॉट लाइकिंग, उनको एक्टिविटीज पसंद नहीं थी फिर भी वो कैंपिंग के लिए गए, राइट। सो यहाँ पर दो की बात हुई। आने वाली क्लास में हम ऑल दो इवन इफ और दूसरे जो हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस हैं उनकी बात करेंगे। देन उसके बाद हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। उसके बाद आगे हम और भी जो हमारे ग्रुप हैं उनको कंजंक्शंस को पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप इनको अच्छे से समझिए। देखिए, आपका जो आपके 12 कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा,
कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कोई बात करेंगे, लेकिन बस हमें ये देखना है कि कहाँ पर हम दो यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर ऑल दो यूज़ कर सकते हैं, क्या हम किसी को रिप्लेस कर सकते हैं दो की जगह, क्या हम उसको ऑल दो लिख सकते हैं, क्या हम इवन दो लिख सकते हैं, ये भी हम चेक करेंगे। सो बस अब जो कनेक्टर्स में क्या है कि हम मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ-साथ ये जो कॉन्सेप्ट है कनेक्टर्स जो हमने रखा है कैटेगरी वाइज़, याद रख लेंगे कि कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए 2 यूज़ होगा। अब आपने 2 को लेकर इतना चर्चा कर लिया तो आपको पता चल जाएगा जब भी आप रीडिंग करोगे कि 2 जहाँ पर दिख रहा है यानी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है तो वो मतलब गलत सेंटेंस है, वो गलत तरीके से बात आपको बताई गई है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। राइट, तो बाकी का जो भी डिस्कशन है, बाकी जो भी चर्चा हमारी कनेक्टर्स के ऊपर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।